हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे। हम अपने चैप्टर जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसको आगे शुरू करते हैं। लास्ट टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोगों ने समझ लिया सारी चीज़ों को। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो कुछ बन सकता, मास कभी भी ख़त्म भी नहीं होता और कुछ नया भी नहीं बनता। ठीक है, तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये हमने लॉ पढ़ा था। तो अब हम आज समझ रहे हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन फिर होती क्या है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन है क्या? फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, किन के बीच में? किन के बीच में? बिटवीन एलिमेंट्स। आयंस भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स, आयंस, सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं हम इसको। हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एलिमेंट्स, आयंस और सब्सटेंसेस के बीच में। हमने देखा कि होता तो क्या है, केवल भाई कुछ भी नई चीज़ बनती नहीं है यहाँ पर। कि हमने कहा कि कोई एक एलिमेंट है, मान लो मैंने कोई एक एलिमेंट लिया कॉपर, अब इस रिएक्शन में कॉपर ही जिंक बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होता सिर्फ क्या है कि कहीं पे कॉपर किसी के साथ में है, कहीं पे जैसे हमने कहा था, मान लो कॉपर है, ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ में है मान लिया, और इसकी रिएक्शन H2O से हुई किसी केस में मान लिया मैंने, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? Cu H हाइड्रोजन के साथ ये चल जाएगा, कहीं पे H2 हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। मान लो इस तरीके की कोई रिएक्शन हो गई कि H2O2 बन गया और कॉपर अलग हो गया। तो हो रहा क्या है? सिर्फ फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा है। इसके साथ इसका फॉर्मेशन हो रहा है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है। ठीक है, नया कुछ भी बन नहीं रहा। ऐसा तो नहीं कॉपर था और यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे आके जिंक बन गया हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो केमिकल रिएक्शन ओवरऑल है क्या कि फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एलिमेंट्स, आयंस, सब्सटेंसेस। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो अब हम इसको समझना चाहेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप की हम लाइक कहेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का जुड़ना। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन होने का मतलब क्या है? जैसे मान लिया मेरे पास में ये एक सब्सटेंस है A, एक ये B, इन दोनों ने क्या करी? रिएक्शन करी, और रिएक्शन करके क्या बना लिया? एक प्रोडक्ट बना लिया, सिंगल प्रोडक्ट AB। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, हमने देखा था पिछले टॉपिक में जब हमने पढ़ा था कि इनको तो हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स और इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। व्हेन टू और मोर, देखो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हमने पढ़ा था। टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड प्रोड्यूस सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम, सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट with each other and produce single substance, produce substance is called
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हम लोग कराएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे हम लोगों ने घर पे देखा है कभी, पुराने समय में लोग घर पे चूना लाते थे, मोटे मोटी पार्ट उसके चूने के, इस तरीके के मोटे मोटे चूना, उसको पानी में गलाते थे। अभी भी कई जगहों पर पुराने मंदिरों में आपने देखा हो तो कली और वो पोताई जो करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, चूना को कुछ दिन तक गलाते हैं पानी के अंदर और फिर उसको यूज़ देते हैं। तो वो जो चूना हम लोग लाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे उसके डलियाँ जो होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको जब पानी में डालते हैं तो इसको पानी में डालते हैं तो इसकी वाटर से रिएक्शन होती है। H2O क्या है, वाटर है हमारे पास में। ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड। तो जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 2 सब्सटेंसेस हैं, इन्होंने रिएक्ट होकर सिंगल प्रोडक्ट बना लिया। इसको हम लोग कहते हैं स्लैक्ट लाइम, और इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। एक मिनट, ठीक है, यह है क्विक लाइम और इसको हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब देखो इन दोनों ने रिएक्शन करके क्या बना लिया, क्विक लाइम और वाटर, इनके रिएक्शन से बना स्लैक्ड लाइम। अब ये स्लैक्ड लाइम जो हमने जिसको पुताई और कली हम कहते हैं, उसको दीवार पे कर दिया, वॉल के ऊपर पूरे पे पेंट कर दिया इससे। अब इसके बाद में क्या होता है, 2-3 दिन ये पेंट होके लगा रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब हमने पेंट किया, जब उसको किया उस टाइम तो उसमें इतनी चमक आती नहीं, लेकिन जब हम 2 या 3 दिन बाद जब उसको देखते हैं तो क्या होता है, वो एकदम वॉल जो है बिल्कुल वाइट कलर की हो जाती है, मिल्की वाइट हो जाती है। ये देखा है आपने? ठीक है, वो किस कारण होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो स्लैक्ड लाइम जो है, एक मिनट, ये जो स्लैक्ड लाइम है ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट होके और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। देखो उसको वो रिएक्शन भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैक्ड लाइम करें, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये किससे रिएक्शन करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके बना लेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? स्लैक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। देखो इसका नाम भी ये भी लिख देता हूँ, स्लैक्ड लाइम, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसने रिएक्शन करी कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, लाइमस्टोन पता है आप लोगों को? जो हम चौक यूज़ करते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए, उसको भी लाइमस्टोन कहते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और लाइमस्टोन, आप लोगों ने ताजमहल का नाम तो सबने सुना है, वो कौन से पत्थर से बना हुआ है, कौन सा स्टोन यूज़ आता है उसके अंदर, लाइमस्टोन। संगमरमर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी उसका संगमरमर पत्थर, लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है, और जो चौक हम लोग यूज़ करते हैं बोर्ड पे लिखने के लिए, उसका फॉर्मूला भी क्या है, CaCO3। तो अब आप लोग कहेंगे कि बोले दोनों का फॉर्मूला सेम है, फिर चौक तो इतना कच्चा होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, जबकि जो लाइमस्टोन या संगमरमर जिसको हम कहते हैं वो इजीली ब्रेक नहीं होता है। इसका कारण उसके अंदर जो पार्टिकल है उनकी डेंसिटी है, कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो लाइमस्टोन है, संगमरमर पत्थर जो है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में, मान लिए पत्थर है संगमरमर का और ये चौक सेम साइज है दोनों का, तो यहाँ पर इसको हमने कहा लाइमस्टोन और इसको हमने कहा चौक। अब इसमें क्या होता है कि लाइमस्टोन के अंदर इसी कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने पास पास है कि इनके बीच में गैप बहुत कम है।
इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंसेस बहुत कम है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। जबकि चॉक की बात करें तो उसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल हैं वो ऐसे, उतने ही एरिया में इसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं, इसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बहुत कम है। तो ये क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड थोड़ा सा लूज होता है, इनके बीच में बॉन्ड पावरफुल होता है, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाता है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक का आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमारी चल रही थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी के कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक हम लोग देख सकते हैं, देखो, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस पता है आपको, CNG का नाम सुना है, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस का क्या होता है, जो मेन कंटेंट होता है वो होता है मीथेन, CH4 जिसको हम लोग कहते हैं। अब बर्निंग के प्रोसेस में हमने देखा है कि बर्निंग में हमेशा क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन, इसकी रिएक्शन हमेशा किससे होगी, ऑक्सीजन से। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन से। तो बर्निंग में हमेशा क्या होने वाला है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होने वाली है। हमने उसमें भी देखा था, जो फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था, मैग्नीशियम के रिबन को हमने बर्न किया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, उसकी ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करवाई थी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस है, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन, और ये हमारे पास में ऑक्सीजन। इसको जब बर्न करेंगे तो कभी भी बर्निंग होगी किसी भी हाइड्रोकार्बन की, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो हमेशा क्या बनता है, देखो, CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना। हमको पता है जब भी कुछ चीज़ जलती है, उस बर्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस वाटर बनता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो, इसको हम लोग यहीं बैलेंस कर लेते हैं। कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 करने के लिए मुझे इसको 2 करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब ये 2 करते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन को वहाँ पे भी करना पड़ेगा 2। अब ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4, बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के अंदर मीथेन की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाई, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। तो देखो, अब ये मैंने क्या समझाने के लिए आप लोगों को बताइए। देख, जो भी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा था, जब आप लोग वो जो क्विक लाइम है ना, उसको वाटर के अंदर जब हम लोग डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो जब वो ठंडा होने मतलब वो उसको हीट में, वो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। जब उसको पानी में जैसे डालेंगे तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से बुलबुले उठेंगे और हीट प्रोड्यूस होगी। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती हैं जिनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती हैं। हीट प्रोड्यूस होने वाली रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस जो है ना, ये भी इसी तरीके की रिएक्शन है, इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है। आया समझ में? तो इस टाइप की रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट हो और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। मैं इसको लिख देता हूं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में क्या निकलेगी, हमेशा हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं एक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हम लोग रोज देख रहे हैं। और भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं आपकी तरफ से, देखा है कभी? हाँ, रोज़ देखते हैं हम लोग। हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ना, हमने ली गैसेज ली, नेचर में जो हम गैसेज हैं वो ले रहे हैं। देखो, आप जब अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो हम लोग जो गैस ले रहे हैं, तो कौन सी गैस यूज ले रहे हैं, ऑक्सीजन। हमको यही तो नहीं पता, हम लोग ले तो सारी गैसेज रहे हैं कि हमारी जो नोज़ है वो क्या ऑक्सीजन को छांट के ले रही है वहाँ से, नहीं, हम लोग सारी की सारी गैसेज को अंदर ले रहे हैं। हमारे लंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें से ऑक्सीजन गैस, हीमोग्लोबिन नाम का जो हमारे लंग्स के अंदर पार्टिकल है, वो उसको ऑक्सीजन को अपने ऊपर चिपका लेता है और उसके बाद वो पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाता है। बाकी सारी गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो बची हुई गैसेज है, वो भी हमारे बाहर, सांस बाहर निकलने के साथ बाहर आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग एक और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। देखो, हम लोगों ने कल एक रिएक्शन पढ़ी थी, ध्यान हो तो आप लोगों को, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्लोरोफिल जो है उसकी और सनलाइट की प्रेजेंस में
कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या कौन प्लांट की लीव्स जो होती हैं वो क्या बना रही थी, ग्लूकोज बना रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और वाटर को यूज़ करके क्या बना रही थी, ग्लूकोज बना रही थी। तो वो ग्लूकोज, जो भी चीज़ ग्लूकोज है, सब्जी है, रोटी है, ये सब लोग, ये जो भी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब हम लोग खाते हैं। फ्रूट प्लांट से जो हमको चीज़ें मिलती हैं, जो फूड मिलता है, उनको हम लोग खाते हैं। उनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक किस में होता है, ग्लूकोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लिखा था C6H12O6। अब ये ग्लूकोज हमने किस फॉर्म में इसको खाया, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमने इसको अंदर खाया, और हमारी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इनको ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाके क्या काम क्या करता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। क्लियर है। अब हमारी बॉडी में हम लोग साथ में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोगों ने ली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने ली ऑक्सीजन, अब हम लोग बाहर क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ मात्रा में वाटर भी निकाल रहे हैं। क्या वाटर भी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मैं गलत कह रहा हूँ, आ रहा है भाई। कभी आप लोग देखना, अभी गर्मियों के टाइम में तो क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने जैसे ही हवा बाहर छोड़ी तो नेचर में इतनी हीट है कि वो उसको तुरंत एवोपरेट कर देते हैं। लेकिन सर्दियों के टाइम में कभी आप लोग मुंह से सांस छोड़ के देखना, अपने ग्लास के ऊपर, मिरर के ऊपर जब हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो जाती हैं। तो वही H2O जो हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बाहर भी निकाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, प्लस हीट भी निकल रही है, प्लस उसमें हमारे को क्या मिलती है, उसके साथ साथ क्या मिलती है, एनर्जी। समझ में आया। एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आप लोग कहोगे कि तो बैलेंस ही कुछ भी नहीं है, मैं इसको आप लोगों के लिए बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये है यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर बनेगा 6 O2 और 6 H2। देखो बैलेंस है क्या, 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन, और 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन। कार्बन 6 है, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। ठीक है, प्लस एनर्जी। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन रिएक्शन है। और एनर्जी किसकी फॉर्म में निकली है, हीट की फॉर्म में। देखो हीट की फॉर्म में नहीं निकली क्या, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो सांस कैसी होती है, गर्म होती है ना थोड़ी सी, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पर। क्लियर हो गई। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, इनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। देखो ये समझ में आ गई बात। यहाँ तक का फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम देखते हैं दूसरे टाइप की केमिकल रिएक्शन है। अभी हमने देखा कॉम्बिनेशन, यानी चीज़ों को कंबाइन होना, ऐड होना। अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन। क्या देखेंगे, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो, हमने समझ लिया कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या होने वाला है, उसका उल्टा होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे AB हमारे पास एक कोई रिएक्टेंट है, और ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा किसमें, A में और B में। ठीक है, तो देखो एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन की अपोजिट कौन सी होगी, डीकम्पोजिशन। ठीक है, AB एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है। यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट सिंगल, और ये किस में ब्रेक हो रहा है, 2 और मोर प्रोडक्ट में, 2 और मोर प्रोडक्ट। समझ में आ गया। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है, ये ब्रेक हुआ A, B और C, 2 और मोर प्रोडक्ट में। ये समझने के लिए लिखा है ABC सिंगल, पूरा एक ही चीज़ है, मान लिया ये पूरा एक ही है, और ये 3 अलग अलग पार्ट में, 3 से ज़्यादा में भी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई आप लोगों को। इसका एक एग्जांपल देख के हम लोग समझते हैं। देखो अभी हमने क्या देखा था, यहाँ पर लाइमस्टोन बनाया था अभी हमने केमिकल रिएक्शन में, लाइमस्टोन CaCO3। क्या था ये, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने क्या कहा था, लाइमस्टोन। अब ये क्या होता है कि जब इसको हम हीट देंगे,
अभी तक तो हमने वहाँ पे क्या हुआ था, पिछली रिएक्शंस जो हमने देखी थी वहाँ पे हमको हीट मिली थी, यानी कि वो रिएक्शन होने के बाद वो जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हुई थी वो गर्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर हीट हमको रिएक्शन में देनी पड़ती है। तो ये हीट हमने इसको दी तो क्या हो गया, CaO, CaO, Ca एक O, अब क्या बचा CO2। समझ में आया, Ca ये कैल्शियम का फॉर्मूला है, Ca ये दोनों साथ में होते हैं कैल्शियम में, ये कार्बन अलग होता है, ये ऑक्सीजन अलग होता है। CaO, ये बन गया हमारे पास। इसका भी कुछ नाम था, देखा था हम लोगों ने, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम। और ये क्या था, लाइम स्टोन, ठीक है, डिज़ाइनर हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनी कैल्शियम कार्बोनेट, हीट उसको हमने दी तो CaO और CO2 बन गया। तो देखो सिंगल रिएक्टेंट था और इससे 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्या करना पड़ा है, हीट देनी पड़ी है रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखो, हम देखते हैं AgCl, इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हुई थी, इसको जब हम लोग सनलाइट में करेंगे, इसकी कहाँ पे होती है रिएक्शन, सनलाइट में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी, Cl2 होती है। अब आप बोलोगे यहाँ तो सिंगल है क्लोरीन और यहाँ पर कैसे हैं 2, तो Ag यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसके 2 लगा दो और यहाँ भी 2 लगा दो, तो देखो Ag भी 2, Cl भी 2, Ag2 और Cl भी 2, क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं, 2AgBr, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिल्वर क्लोराइड, ओके। सेम रिएक्शन है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी और क्या बनेगा, वही 2Ag, सॉरी, सनलाइट, समझ में आ रही है। तो क्या बन जाएगा 2Ag प्लस Br2, ये कौन सी गैस है, क्लोरीन, ये कौन सी गैस है, ब्रोमीन, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये हमारे पास में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। समझ में आ गया, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले होती थी, आजकल तो कलर्ड होती हैं। तो वो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें यूज़ होती थी। देखो ये आप लोगों को इसलिए रिएक्शन बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना वो ज़रूर एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, यहाँ तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने समझा कि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई, इनके अंदर हमको हीट देनी पड़ी है। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हमको हीट देनी पड़ती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। जब हीट एग्जिट हो, बाहर आए तो एक्सोथर्मिक, हीट अंदर देनी पड़े तो एंडोथर्मिक, क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको और लिख लेते हैं, यहाँ पर इसी के अंदर है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसको आप लोग लिख लो कि जब अपन क्या करते हैं, एनर्जी गिवन टू द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ किसमें, हीट की फॉर्म में दी हमने, और किस फॉर्म में दी, सनलाइट की फॉर्म में दी, और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी देनी पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कौन सी, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ओके, ठीक है। यहाँ तक की बात, आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरे टाइप की हम लोग देखते हैं,
कौन सी है, कॉम्बिनेशन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई। अब हम लोग तीसरे टाइप की देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता क्या है, कोई भी व्यक्ति है, कोई आदमी है, उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही होता है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को या दूसरे एटम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद उस जगह जाके लग जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो जैसे मेरे पास है, मान लो ये है एक रिएक्टेंट है ए और ये है एक रिएक्टेंट है, इसका नाम है BC। अब क्या हो रहा है कि ये जो ए है, ये ए क्या कर रहा है, इनमें से किसी एक को डिस्प्लेस कर देगा। मान लिया इसने इन्हें बी को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये तो बन गया AC और बी क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसी रिएक्शन क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट के एटम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अभी इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या होती है कि आयरन जो होता है ना, Fe होता है, इसका फॉर्मूला हमको पता है। हमने एक लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट, CO। समझ में आ गया, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। और ये है अपने पास आयरन। कॉपर सल्फेट, आयरन। अब क्या होता है कि जब इनकी रिएक्शन होती है, तो ये जो आयरन है, जैसे ये ए था, इसने इस बी को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह लग गया था, तो ये आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये बन गया FeSO4। क्या बन गया, कॉपर सल्फेट की जगह बन गया फेरस सल्फेट। आयरन का जो साइंटिफिक नाम होता है उसको कहते हैं फेरम। तो बन गया फेरस सल्फेट, प्लस इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो इसकी जगह अगर यहाँ पर जिंक होता Fe की जगह, और रिएक्शन यही होती कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ZnSO4। क्या कहते हैं इसको, जिंक सल्फेट। Zn क्या होता है, जिंक। और इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। देखो एक और देखते हैं, एक होता है पीबी का मतलब होता है लेड। इसकी रिएक्शन हमने करी CuSO4 से नहीं करते, अब की बार CuCl2 से करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करता ये है कि अभी बन जाएगा PbCl2 और इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, Cu को। तो देखो हमारे को यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि सब जगह कॉपर, यहाँ पर भी कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर हट रहा है। कौन हटा रहा है, आयरन, जिंक और लेड, ये तीनों कॉपर को हटा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो समझो कि आयरन, जिंक और लेड ये तीनों कॉपर से ज़्यादा पावरफुल है। देखो ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति ही तो कम पावरफुल आदमी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कम पावरफुल आदमी है, वो बैठा हुआ है और ज़्यादा पावर खड़ा हुआ है और उसने ज़्यादा पावरफुल वाले को हटा दिया, बोला तू हट जा, नहीं हटा सकता ना, ऐसे हम जानते हैं। तो ये क्या होता है कि मोर रिएक्टिव है, ठीक है। आयरन हम लोग कह सकते हैं Fe, Zn एंड Pb आर मोर रिएक्टिव देन किसके, कॉपर। आ गई बात यहाँ तक की समझ में। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, तीनों, आयरन, जिंक एंड लेड, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर आ रहा होगा ये। यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथी टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो क्या था कि एक पावरफुल आदमी था, उसने अपने से कम पावरफुल को अपनी उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उस जगह आ गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है कि समझो एक बैठा है चुन्नू और मुन्नू, इनको टीचर ने साथ बिठा दिया और सोनू और मोनू को टीचर ने साथ में बिठा दिया। अब चुन्नू और सोनू को साथ में बिठा दिया, मुन्नू और मोनू को साथ में बिठा दिया।
तो अब चुन्नू बोलता है यार अपनी कॉम्बिनेशन कुछ जम नहीं रहा सही से, तो चुन्नू तो बोलता है यार मुन्नू के साथ मुझे बिठा दे, और सोनू बोलता है मोनू के साथ मुझे बिठा दे, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो दोनों क्या हुआ, अपनी जिसको जिसका साथ पसंद था वो उसके साथ चला गया। तो इस टाइप की रिएक्शंस में हम लोग क्या हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जैसे ये मान लो ये था चुन्नू और ये सोनू, ये था मुन्नू और ये मोनू। तो ये बोला चुन्नू सोनू से बोल रहा है, चुन्नू और सोनू, मुन्नू और मोनू। तो बोला चुन्नू को बोल रहा है, चुन्नू बोल रहा है मुझे मुन्नू के साथ बैठा दो यार। तो चुन्नू और मुन्नू साथ बैठ गए और सोनू और मोनू साथ बैठ गए। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना कि ए ने डी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने डी को डिस्प्लेस कर दिया और सी के साथ वो आ गया, और बी ने सी को डिस्प्लेस कर दिया और डी के साथ वो आ गया। तो ऐसी रिएक्शंस क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मान लो मैंने लिया Na2SO4, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। क्लियर है यहाँ तक के बाद? इसकी रिएक्शन हमने कराई BeBaCl2, बैरियम क्लोराइड, बैरियम क्लोराइड से। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस रिएक्शन के अंदर जो Ba था वो तो ले गया SO4 को, बैरियम सल्फेट, और ये जो था Na ये आ गया इसके साथ Cl के साथ, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, बैरियम सल्फेट, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। देखो बैलेंस है क्या, क्लोरीन 2 थे, सोडियम 2 थे, तो यहाँ पर आगे हमने यहाँ भी लगा दिया, बैलेंस हो गई। तो ये क्या हुआ देखो कि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। तो इसको हम यहाँ पर समझना चाहें तो डबल डिस्प्लेसमेंट को हम एक वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये सोडियम इसके साथ चला गया और बैरियम इसके साथ आ गया। तो हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस ही है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, इसको हमने क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो ये स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब हम देखते हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है। एक होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हम लोग देख रहे हैं। पांचवी टाइप किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो नाम से समझ में आना चाहिए, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड होना, और इसकी अपोजिट होती है रिडक्शन यानी ऑक्सीजन का हटना। तो हम लोग इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नाम आते ही समझ के कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसी रिएक्शन में तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन। देखो एक एग्जांपल देखते हैं अपने पास में। कॉपर का हम लोगों ने बारीक कर लिया, उसको पीस पीस के छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लिए। उसको जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब ही क्या होता है, ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन होना। तो कॉपर को मैंने किससे रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन से, हीट दी, यानी उसको मैंने क्या दी, हीट। तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होके, क्यों कलर चेंज होता है, क्योंकि क्या बना रहता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आया? तब आप लोग कहोगे देखो ये तो कितने थे, 2, ये 1, ये बैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे भी 2 लगा दो, हो गई बैलेंस। बैलेंस करनी है आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। शुरू में हम लोगों ने बैलेंस करना बहुत अच्छे सीखा, और जितने इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार बैलेंस करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बैलेंस करने का आने वाला है, ठीक है। और यहीं पे नहीं, 12th 10th 11th में अगर आप लोग साइंस, मैथ्स या बायोलॉजी जो भी लेंगे, केमिस्ट्री वहाँ पर आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा बैलेंसिंग का पार्ट है, पूरा एक चैप्टर ही बैलेंस करने के ऊपर रिएक्शंस को बना हुआ है, तो वहाँ भी आप लोगों के काम में आएगा, ठीक है। तो ये है कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से हमने कराई, इसको बर्न किया, हीट दी, तो उसका कलर चेंज होता है क्योंकि उसने क्या बना लिया वहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बन गया Cu, ये देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस कॉपर के अंदर ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे यही वाले जो कॉपर ऑक्साइड हमारे पास में बना CuO, इस पे मैंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस फ्लो कर दिया, यानी वो जो कॉपर ऑक्साइड बन गया उसका कलर चेंज हो गया, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस फ्लो कर दी। हाइड्रोजन गैस फ्लो करने पे क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन होती है H2, ये इस ऑक्सीजन को ले गई वापस से ले गई, और इसने क्या बना दिया यहाँ पर Cu प्लस
H2O। क्लियर हुई ये बात? तो यानी यहाँ से वापस से कॉपर उसी कलर में वापस आ गया जिसमें वो था, कॉपर ही बन गया। और यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीजन गैस को ले गया अपने साथ, और यहाँ पर क्या बन गया, वाटर एवोपरेट हो गया, उस फॉर्म में निकल गया, उसमें पानी भरा हुआ नहीं रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब मुझे यहाँ से और ये बन रहा है, और यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, वाटर। तो इस रिएक्शन में अगर मैं देखूँ तो CuO था, इससे ऑक्सीजन हटा कि इसमें ऐड हुआ, हट गया। इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ कि हटा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शन देखो जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीडेशन। क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन। और जिसके अंदर ऑक्सीजन हट रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं रिडक्शन। समझ में आया? एक और चीज़ होती है इसके लिए कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन हट रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, लेकिन हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आप लोगों के लिए इजीली समझ में आ जाएगा। इफ अ सब्सटेंस gains oxygen or loses hydrogen, if a substance gain oxygen or loses hydrogen, तो during a reaction it ऑक्सीडाइज्ड। समझ में आ गया? तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया या हाइड्रोजन को लूज कर दिया। इसी का अपोजिट मैं कहूँ, इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग a रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, इट रिड्यूस्ड। समझ में आ गया? और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, वो कौन सी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से रिएक्शन होने पर चीज़ों पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखो एक एग्जांपल हम लोगों ने हमारे डेली लाइफ में देखा है, कॉरोजन। कॉरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हमारी कोई भी साइकिल है, कोई भी लोहे की चीज़ें, आयरन की चीज़ें हैं, वो खुले में पड़ी हुई है, हवा में पड़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है कि रस्ट लग जाती है, रस्टिंग का प्रोसेस होता है। रस्टिंग का एग्जांपल हम लोगों ने रिएक्शन भी देखी थी, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉरोजन। अब सिर्फ आयरन के ऊपर ही नहीं होता ऐसा, कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं उनके ऊपर भी क्या होता है, ब्लैकिश हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे ही जो कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से होती है तो वो भी ग्रीन कलर का कॉरोजन उसके ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉरोजन कहते हैं कि व्हेन मेटल इज़ अटैक्ड बाय एसिड और ह्यूमिड और वाटर, किसी भी चीज़ से जब मेटल के ऊपर अटैक होता है तो उसका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉरोजन। ठीक है, जैसे हम लोग कहें कॉरोजन के अंदर किसका एग्जांपल ले सकते हैं, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर
इसके अलावा ग्रीन कोटिंग ऑन किस पे, कॉपर। ऐसे ही आयरन के ऊपर कैसे होती है, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। ये किसके एग्जाम्पल है, कोरोजन के। अब चीज़ों को कोरोजन होने से बचाने के लिए हमको क्या करना होता है उसके ऊपर, या तो हम उसके ऊपर पेंट कर देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं या ऑयल लगाते हैं। तो ये चीज़ एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये कोरोजन के। कोरोजन क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट और देखें हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन के क्या हैं, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का नाम सुना होगा आपने। देखो क्या होता है कि जैसे ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, ये सब चीज़ें कई दिनों तक खुले में जब रहती हैं, खुले में रहती हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती हैं। रिएक्शन करके उनकी स्मेल और टेस्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि टेस्ट और स्मेल चेंज होते हैं, उसी को हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो रैंसिडिटी से क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। इससे बचाने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, एंटी ऑक्सीडाइज एजेंट। क्या यूज़ में लेते हैं, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनको देखा है, फूले हुए रहते हैं, भरे हुए फ्लैपी से रहते हैं। क्यों रहते हैं, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल के और कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। वो नाइट्रोजन गैस की तरह काम कर रही है, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसी तरह हम लोग ऑक्सीजन से और इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एयर टाइट कंटेनर को यूज़ करते हैं। एयर टाइट कंटेनर के अंदर हम खाने पीने की, ऑयल की और फैट की चीज़ों को रख देते हैं। उससे क्या होता है, वो एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो हम लोग उसको आगे आपका जवाब दे देंगे। ठीक है, थैंक यू।